हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07 पे। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इरबा को बनाने में, जो कि HCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल और मेदांता अब्दुल रज़ाक अंसारी हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सैयद अंसारी सर, जिनसे आज हम लोग बात करेंगे उनके सक्सेस के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मेन पर्पस और इंस्पिरेशन क्या रहा हॉस्पिटल को बनाने में, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब की थी आपने? ये जब मैं इंस्पायर्ड हुआ, मैं अपने फादर से, लेट अब्दुल रज़ाक अंसारी, जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और बहुत बड़े सोशल वर्कर यूनाइटेड बिहार में हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक बुनकर की हैसियत से शुरू किया और रांची चल करके जाते थे। इरबा से रांची 15 किलोमीटर पैदल चल करके और अपना कपड़ा बेचते थे और फिर वो स्कूल में दाखिला लेते थे। उस ज़माने में खान बहादुर हबीबुर रहमान का स्कूल हुआ करता था, जो अंग्रेज़ों ने उनको टाइटल दिया था। और मेरे फादर का 12 बजे दिन में उनका एडमिशन होता था और 3 बजे फिर उनको छोड़ दिया जाता था कि वो फिर घर लौट आए। और एक जाहिल आदमी जिनको पढ़ने का कुछ भी मालूम नहीं था, वहाँ से अपना एजुकेशन शुरू किया। और उनका विज़न था कि किस तरह से हम एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री बनाएं, एक हॉस्पिटल बनाएं, और हॉस्पिटल बना करके झारखंड, खास करके इरबा और नज़दीक के जो ट्राइबल्स और जो बुनकर लोग हैं, उनको छोटे मोटे जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाए। मेरे फादर को लेकर के मैं अपोलो हॉस्पिटल 84-85 में गया, और उस ज़माने में वो अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के सिस्टम से इतना मुतासिर हुए और वो कहते थे कि हम लोग शायद नहीं बना पाएंगे इस तरह का हॉस्पिटल लेकिन उनके मिशन को और उनके विज़न को उनके एक्सपायरी के बाद हम लोगों ने बनाया। इसी से हम इंस्पायर होकर के हम लोग हेल्थ केयर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा मिशन हेल्थ केयर और हेल्थ केयर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर, आपको इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई थी, आपने इसको कैसे फेस किया? देखिए, सबसे पहले डिफ़िकल्टी तो चूँकि ये वीवर सोसाइटी का प्रोडक्ट था, वो उनके ओनरशिप में ये बना था, अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल। सबसे पहले हम लोगों ने डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, जो चेयरमैन है अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इमीडिएटली एग्री किया कि मैं एक छोटे से जगह में, विलेज में, मैं अपना नेम लैंड करूं और मैं मैनेजमेंट सिस्टम उनको प्रोवाइड करूं ताकि हॉस्पिटल चल जाए। 20 साल तक हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ काम किया, और काम करने के बाद उनकी मेहनत और उनका दिमाग, उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, उनको हम इंट्रोड्यूस किया अपने जगह में, और इसको एक ऐसा सेंटर डेवलप कर दिया जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी मैंने अपने हॉस्पिटल अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल हॉस्पिटल को बाहर ले गया। ILO में मैंने स्पीच दिया अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल के बारे में। जिनेवा में मैंने स्पीच दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मैंने कहा कि हम शेपिंग द नेशन थ्रू ए रूरल हॉस्पिटल किस तरह से कर सकते हैं, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ पर लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी। इस हॉस्पिटल और हैंडलूम यूनियन जो हमारा संस्था है, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इस्टेब्लिश करने के बाद, जिसको मेरे फादर ने इस्टेब्लिश किया था, यहाँ पर इस विलेज का आज की तारीख में 300 करोड़ रुपया रेवेन्यू पर ईयर इस विलेज का है। यहाँ पर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो किसी बड़े शहर में नहीं है। सर, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि इरबा पहले इतना डेवलप नहीं हुआ करता था और न ही ये देश के मानचित्र में पहले था, तो आपने इसे डेवलप कैसे कराया? मैं इसकी बुनियाद जो है ना, मेरे वालिद साहब ने, मेरे फादर ने डाली, और वो मेरे फादर ने सबसे पहले हैंडलूम यूनियन सोसाइटी का गठन किया। हैंडलूम यूनियन सोसाइटी क्या है? ये बुनकरों का और ट्राइबल वीवर्स के लिए एक हथकरघा उद्योग है, जिसको घर घर इन्होंने पहुंचाया, लास्ट पर्सन ऑफ द लास्ट विलेज तक पहुंचाया और लास्ट हाउस होल्ड तक पहुंचाया। जब वो कपड़ा बिनते थे तो वो कपड़ा बिन करके सबसे पहले उसको इसी सेंटर में लाते थे, जो ये अपेक्स बडी था, और इस सेंटर से उसकी मार्केटिंग होती थी और फिर उनको वेजेस दिया जाता था। तो सबसे पहले इरबा ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में और ज़िला में
रीजनल हैंडलूम यूनियन के ब्रांचेस खुले और उस ब्रांचेस खुलने के बाद में वहाँ के बुनकरों की माली हालत को सुधारा गया। जो 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया और जो रिक्शा चलाते थे उनको मना किया गया और उनको रोज़गार से जोड़ा गया। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर जब ये बन गया तो फिर हम लोगों ने सोचा, मेरे फादर ने सोचा कि उनके हेल्थ के लिए कुछ किया जाए, एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए। हेल्थ और एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ किसी इंसान और समाज को आगे बढ़ाता है। मैं समझता हूँ कि मेरे फादर का जो विजन था और हम लोग सब उससे इतना इंस्पायर हुए कि उसको हम लोग एवरी डे वी आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। यही हमारा उद्देश्य है। आने वाले पहले पुराने ज़माने में जब हम इसको शुरू किया, जब 96 में, 94 में, तब हमारे पास बहुत बड़े चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज था कि हम इसको कैसे, हमारे यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारे मित्रों ने और हमारे फादर के जो करीबी डॉक्टर थे, उसमें डॉक्टर सिन्हा का नाम मैं लेना चाहता हूँ, सभी मिल करके हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल को बनाया, बैंक फाइनेंस करवाया। उस ज़माने में इंडस्ट्री नहीं होती थी हेल्थ केयर। अब बाद में उसको डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने इंडस्ट्री डिक्लेयर करवाया, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तब। उसके बाद में जब ये इंडस्ट्री हुई तो हम लोगों को अभी भी याद है 4 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट को बनाने में 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन रिफंडेबल ग्रांट दिया और बाकी जो है ना हम लोगों ने बैंक से ले करके और लीजिंग में इक्विपमेंट ले करके हम लोगों ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, जो अभी पूरे झारखंड और बिहार सब जगह एक अपना नाम रोशन किया हुआ है। तो ये सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, कबूल करना और एक अच्छे प्लान के हिसाब से उसको बढ़ाना, यही मेरा उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से हम जो है ना कामयाब हुए। और आज जो है ना उसके बाद 2008 में मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया और कैंसर हॉस्पिटल में भी लीनियर एक्सीलेटर विथ आईजीआरटी मैंने किया। और आईजीआरटी उस ज़माने में वाइस प्रेसिडेंट से मैं मिला। वाइस प्रेसिडेंट साहब जो थे हामिद अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि अंसारी साहब क्या वजह है कि मैं 2008 में यहाँ आकर के इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेट करूँ, इसमें क्या विशेषता है। तो मैंने उनको कहा कि सर देखिए, ईस्टर्न जोन में अभी इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी 2008 तक किसी के पास नहीं लगा है, लेकिन मैं पहला आदमी हूँ जो मैं इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी कर रहा हूँ। और तब उन्होंने एग्री किया और यहाँ पर आकर के SCG अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। सर, जब आपने स्टार्ट किया था तब में और अब में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे मेरे सामने। हमको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और इक्विपमेंट सप्लाई इंडस्ट्री में हमको कोई नहीं जानता था। लेकिन जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और काफ़ी मेहनत किया और मेरे मेहनत को सभी लोगों ने कबूल किया, ये एक बड़ी चीज़ है कि मैंने बहुत इंस्पायर होकर के और बहुत ईमानदारी से काम करके इसको डे एंड नाइट, मैं 2 बजे रात में भी हॉस्पिटल का विजिट करता था और इसको इतना बढ़िया एक सेंटर डेवलप कर दिया। जो सबसे मेरा उद्देश्य था कि फर्स्ट उद्देश्य था कि पेशेंट सेटिस्फाइड हो, पेशेंट विल फील वैल्यूड। ये मैंने क्रिएट किया एक फिलॉसफी कि व्हेन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री सक्सेस, व्हेन द पेशेंट फील वैल्यूड, when the people feel valued and when the doctors feel valued। तो feel valued का जो मैंने स्लोगन अपने आप को और अपने एम्प्लॉइज़ को जो इंट्रोड्यूस किया, उसी से हमारा हॉस्पिटल चल गया। और अब तो हमको अभी नया सेंटर बना रहे हैं, इसमें 5 लीजिंग कंपनी आ गई, 2 बैंक आ गए, सारे लोग इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कोविड के ज़माने में जो बैंकों को स्कीम दिया, उससे हम फ़ायदा उठाए और उससे फ़ायदा उठा करके मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ 1 लाख स्क्वायर फुट। लेकिन ये भी जो हॉस्पिटल बन रहा है ये एकदम से हाई क्लास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, जो झारखंड बिहार के लिए एक गिफ्ट होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है ना। और मैं चाहता हूँ कि मैं सर्विस के दायरे में, हेल्थ केयर के सर्विस में मैं अपने को सक्षम रखूं और किसी भी बड़े सेंटर जो मेट्रो या टायर 1 सिटीज़ में जो फैसिलिटीज़ है उससे बेहतर मैं रूरल विलेज में दूं। यही मेरी इच्छा है और यही मेरा विज़न है। मैं चाहता हूं कि अपने विज़न में मैं कामयाब हूं और उसमें हमको सबकी मदद मिलती है।
सर झारखंड में एक्सेसिबल हेल्थ केयर को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, झारखंड में जो हेल्थ केयर है ना, उसके लिए 4 चीज़ों की बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला चीज़ है गवर्नमेंट का कमिटमेंट, दूसरा चीज़ है पब्लिक कैसे उसको एक्सेप्ट करती है ना। नंबर तीसरा है कि गवर्नमेंट की जो फिलॉसफी है, जो उसका बजटिंग सिस्टम है, उसमें हेल्थ केयर को कैसे देखते हैं। अब देखिए, हेल्थ केयर, वाई द पीपल विल बिकम सिक। अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें तो हमको सबसे पहले गवर्नमेंट को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, तो लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे। गैस्ट्रो का डिजीज़ आज झारखंड में सबसे बड़ा है। मेरा ये नया सेंटर हाई एंड गैस्ट्रो सेंटर बन रहा है। उसका कारण यही है कि मैंने सर्वे किया कि यहाँ गैस्ट्रो का बहुत बड़ा जंग है झारखंड में, और चूँकि मिनरल से पानी आता है तो गैस्ट्रो डिजीज़ यहाँ बहुत होता है। दूसरी चीज़ है कि हाइजीन, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, रूरल विलेज में वुमेन है, उनको हाइजीन सिस्टम जो है ना नहीं मालूम है, तो वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए और हाइजीनिक सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, चाहे वो घर में रहने सहने की जगह हो या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट का हो। ये सब में हाइजीन बहुत बड़ा रोल है। तो पहला है ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा है हाइजीन, तीसरा है कि माल न्यूट्रिशन। आप देखो, बच्चों में बच्चे पैदा हो जाते हैं। आप जानते हैं झारखंड में ऐसा भी स्टोरी है हमारे गांव में ही कि लेडी गई है ना खेत वाले कुआं में से पानी लाने के लिए, और उसी में डिलीवरी कर दी वहीं पर, और वो पानी भी लाई सर में ढो करके, और बच्चा को भी गोदी करके, और बाल्टी को भी लेकर के चली आई। ये सब सिर्फ झारखंड में ही पॉसिबल है, किसी दूसरे जगह नहीं पॉसिबल है। तो ये जो है ना, ये जो माल न्यूट्रिशन है, अब उसके बच्चे को खाना, सही टाइम में दूध, सही टाइम में उसको पोषक भोजन, ये अगर नहीं मिलता है तो माँ भी बीमार पड़ जाती है और बच्चा भी बीमार पड़ जाता है। तो ये एक तीसरा बहुत बड़ा ओपिनियन। और चौथा है कि जो हमारे प्रखंड स्तर पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए। डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, वहाँ डॉक्टर्स की पूरी मदद होती है, लेकिन कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए कि वहाँ की जनता को डॉक्टर द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया हुआ फैसिलिटीज़ का सही तरीके से पालन हो, और उनको आम जनता तक, लास्ट विलेज ऑफ द लास्ट पर्सन एंड लास्ट हाउस होल्ड तक पहुँचे। ये जो है ना विज़न रखना चाहिए, तभी हम हेल्थ केयर को झारखंड के आखिरी स्तंभ तक, आखिरी कोने तक हम पहुँचा सकते हैं। सर, आपका विज़न और आगे का प्लानिंग क्या है, और आज के जनरेशन के लिए आप आगे अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो मेरा प्लान ये है कि मैं हेल्थ केयर को, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज में मैं अपने को लगाऊं, ताकि लोगों का जो मिशन, लोगों का जो बीमार आदमी है उनको बाहर मेट्रो सेंटर में नहीं जाना पड़े। ये एक मेरा बहुत बड़ा विज़न था। मेरे फादर का भी यही विज़न था कि यहाँ की जनता बाहर नहीं जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कैसे रोका जाए, और उसी मिशन को लेकर के मैं चल रहा हूँ। और मैं अभी देखिए अपोलो हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियक, ये रीनल ट्रांसप्लांट, सारी फैसिलिटीज़ है। कैंसर हॉस्पिटल बनाया, 2 रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है हमारे पास, 2 रेडिएशन थेरेपी होती है, पेट सिटी है हमारे पास, सिटी स्कैन है हमारे पास। तो हमारे जो लोग हैं वो बाहर नहीं जाएं, उनको बहुत ही हमारा मिशन है कि कोई भी पेशेंट मेट्रो सेंटर में और बाहर नहीं जाएं, और अपने को तकलीफ़ में आने जाने के हैसल्स में और परेशानियों और रहने के मुसीबत से वो बच सकें, नंबर 1। नंबर 2 में मेरा ये है कि मैं यंग जनरेशन को ये मैं देना चाहता हूँ कि आप जिस बिज़नेस में रहें, जिस काम में रहें, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस काम में रहें आप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप हेल्थ केयर में ही रहिए, लेकिन 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। एक है कॉम्पिटेंस, नॉलेज। पहले जिस सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका नॉलेज पैदा करिए, नंबर 1। नंबर 2 है इंटीग्रिटी, ईमानदारी से उसमें इन्वॉल्व होइए, है ना। इंटीग्रिटी डजंट मीन ओनली मनी शैफनिंग, नहीं। इंटीग्रिटी मीन्स हाउ यू आर इन्वॉल्व इन योर वर्क,
कितनी मेहरबानी से कितना समय आप उस काम में दे रहे हैं ताकि उसमें उसको और मजबूती से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जाए। और तीसरा और सबसे अहम चीज़ मेरा मैसेज रहेगा कि यू ऑलवेज पुट ड्राइव टू अचीव दिस टू थिंग्स, है ना, यू ड्राइव एंड यू विल गेट अ बेनिफिट। यही मेरा मैसेज है। ये कॉम्पिटेंस, नॉलेज बढ़ाइए उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में आप इन्वॉल्व हैं, है ना। दूसरा चीज़ है कि आप जो है इंटीग्रिटी से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना, आप एक ऐसा काम करिए जिससे ड्राइव रहे टू अचीव फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड टू अचीव योर टारगेट। ये मेरा विजन है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो प्राइड एंड प्रिविलेज कार्ड जो निकला है ट्रांसजेंडर्स के लिए, उसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, ट्रांसजेंडर्स ऐसी कम्युनिटी है हिंदुस्तान में जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटी है। इसको हमेशा नेग्लेक्ट किया गया है, बट वो समाज का एक पार्ट है ना। मैं समझता हूँ कि जितना मेरा रोल है इस देश के लिए, उनका भी कहीं ना कहीं रोल है ना। तो उनकी इज्जत और एहतराम करना, मैं इसको धर्म से बड़ा समझता हूँ। क्योंकि उस ऐसे नेग्लेक्टेड आदमी को जिनका कल्चर नहीं है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनकी ज़िंदगी सड़ जाती है, उनको अगर एडॉप्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं उसको मानता हूँ। और उनके लिए जो प्रिविलेज कार्ड मैंने दिया है, इसीलिए मैंने प्रिविलेज कार्ड का हम लोगों ने SCG ने नाम रखा। क्यों कि आई गिव प्रिविलेज टू दिस पीपल, आई गिव इम्पोर्टेंस टू दिस सोसाइटी हु हैज़ बिन नेग्लेक्टेड थ्रू आउट द कंट्री। उनको देखने से लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं उनको। आज हम उनको सम्मान दे रहे हैं, और ये कार्ड और वो देने के बाद उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो भी सुविधा हम लोग दे पाएंगे, ये हम लोग देंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे उनको वो पैसा रहे उनके पास या नहीं रहे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उनको वो कार्ड धारक जो भी हैं, वो जब भी हॉस्पिटल में आएंगे तो मैं उनकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा, और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या आज के जनरेशन में आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।